बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं थैले की तरफ मतवज्जो हुआ तो सलमा ने मेरे शाने पर इतनी जोर से चुटकी ली कि बेइख्तियार मेरी सिसकी निकल गई। इसने अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर मुझे कहरबार नजरों से घूरा और पैर पटकती हुई कमरे से लौट गई। चाबियों का गुच्छा इसने ताले में ही लगा छोड़ दिया था। मैंने डॉलरों की गड्डियों से भरे हुए थैले का सरसरी जायजा लेकर $100 की 2 गड्डियां निकाल ली और थैले का मुंह बांध कर इसे दोबारा इसी खाने में डाल दिया। मैं ताला बंद करके कमरे से बाहर निकला तो दोनों औरतें बावर्ची खाने में मौजूद थीं। शायद जहांगीर ने खाना लगाने का फरमान जारी कर दिया था। मैंने चाबियों का गुच्छा सलमा को लौटाते हुए देखा कि वो डीप फ्रीजर से खाने की कई थैलियां निकाल चुकी थी। मैं इन्हें देखकर जहांगीर के पास लौट आया। इसकी कोक की बोतल खाली हो चुकी थी। गिलास में सिर्फ 1-2 घूंट बाकी रह गए थे और इसका मूड पूरी तरह बहाल हो चुका था। आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में पीने से मजा आ गया, ये कहकर इसने मुझे आंख मारी और फिर नीची आवाज में पूछा, ये बताओ कि सलमा के साथ तुम्हारा हिसाब किताब कैसा चल रहा है। इसके सवाल पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसकी मखमूर निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट खेल रही थी। मुझे शुबा हुआ कि इसने सलमा को मेरे साथ बेतकल्लफ होते देख लिया था। मैंने तेजी से पूछा, किस हिसाब किताब की बात कर रहे हो? वही इन जो डॉलरों के सिलसिले में चल रहा है। सुना है अभी भी वो बहुत बड़ी रकम है। इसका जवाब सुनकर मेरी जान में जान आई। रकम जो कि तुम पड़ी रहती है, जो जरूरत होती है ले लेता हूँ, बाकी की इमानतदार सलमा है। सब ठीक चल रहा है। चंद मिनट में घर की फिजा खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से महकने लगी। जहांगीर ने अपनी जगह छोड़ दी। अब भूख पूरी तरह चमक उठी है। आओ मेज पर ही चलते हैं। फिजा में खुशबुएं चकराने लगी तो मेज लगने में देर नहीं लगती और मेज वाकई तैयार होने वाली थी। 3 इकसाम के सालन और गर्मा गर्म बिरयानी देखकर मैं हैरत ज़दा हुए बगैर न रह सका। तुम कमाल की औरत हो, इतनी तेजी के साथ इतनी चीजें बना डाली। ये तो अच्छी खासी ज़ियाफत मालूम हो रही है। ये सब चीजें बनी बनाई रखी थी। सलमा ने अपनी तारीफ पर खुश होकर कहा, हम 2 आदमियों का खाना ही क्या होता है। हफ्ते में 2 दिन पकाती हूँ और थैलियों में जमा कर रख देती हूँ। जिस चीज की जरूरत होती है इसे माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके फिर ताज़ा कर लेती हूँ। इन सहूलतों ने औरतों के लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। मैंने बिरयानी की एक खोलती हुई बोटी मुंह में डालकर कहा, सलमा में कितनी भी बुराइयां हो, एक अच्छाई जरूर है। जहांगीर ने अपनी प्लेट भरते हुए कहा, ये खाने बहुत लजीज बनाती है। क्या खराबियां हैं मुझ में? सलमा ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए पूछा। इस वक्त इन्हें भूल जाओ। जहांगीर ने किसी का इंतजार किए बगैर खाने का आगाज कर दिया। लुकमा चबाते हुए इसने अपनी बात जारी रखी, ये देखो कि मैं दिल खोल कर तुम्हारे खाने पकाने के हुनर की तारीफ कर रहा हूँ। खाने की बकायदा इब्तदा हुए चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मेरी जेब में रखे हुए मोबाइल फोन की घंटी असेबी अंदाज में चीखने लगी। मैंने खाना अधूरा छोड़कर अपनी जेब से फोन निकाला। इन दिनों मोबाइल फोन पर CLI का आगाज नहीं हुआ था। मैंने लाइन ऑन की तो दूसरी तरफ से सुल्तान शाह बोल रहा था। अभी अभी रवि का फोन आया था। वो बहुत बुखलाया हुआ बल्कि दहशत ज़दा था और सिर्फ तुमसे बात करने पर मुसर था। ये कोई अहम मामला मालूम होता है। मैं जरा देख लो कि वो किस मुसीबत में है। सुल्तान शाह ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर डाली। ठीक है, मैं देखता हूँ, मुख्तसर सा जवाब देकर मैंने लाइन मुनक़ता कर दी। सुल्तान शाह के पैगाम ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। मैं कुर्सी छोड़कर मेज से दूर गया और मोबाइल फोन पर रवि के घर का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। रवि मोहन यारबाश और रंगीन मिजाज आदमी था। बेशतर शामें महफिल आराइयों में गुजरती थी, लेकिन जब से हम कृष्ण कुमार की तलाश के सिलसिले में इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे, इसके सारे मामूलात दरहम बरहम होकर रह गए थे। घर से फरार और हम लोगों के खौफ से रुपोशी के दौरान में वो बिल्कुल अकेला होकर रह गया था। इन वाकयात की धुंध साफ हुई और हमारी तरफ से
इशारा मिलने के बाद वो घर आया तो कृष्ण कुमार का किस्सा पाक हो चुका था, लेकिन अव्वल खान के सर पर हरिचंद की तलाश का भूत सवार हो गया था। इसकी निशानदही रवि और मारवती ही कर सकते थे। क्यों, रवि को फुर्सत की चंद घड़ियां मिलने से पहले ही एक नया चक्कर शुरू हो गया था और इसे हमारे साथ एक सफर पर रवाना होना पड़ा। हरिचंद की जिंदगी की डोर हमारे ही हाथों मनकता हुई थी, मगर वो इससे पहले मकाफात अमल का शिकार होकर एक खौफनाक हादसे से दो चार हो गया था। वो मारवती का इकलौता मामूजाद भाई था और इसे बहुत अजीज था। रवि अपनी हसीन और चहेती बीवी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। इसने हैदराबाद के मुजाफात से वापसी पर मारवती को एक अलग ही कहानी सुनाई और इसे बताया कि हरिचंद एक ट्रैफिक हादसे में इस बुरी तरह मजरूह हुआ था कि हैदराबाद में किसी किस्म की तिब्बी इमदाद मिलने से पहले चल बसा। इसने अपने घर से फोन करके मुझे अपने इस झूठ से आगाह किया। वो मारवती के सामने अपनी सुर्खरुई के लिए मुझसे सिर्फ इतने तावन का तलबगार था कि मैं मारवती से अगली मुलाकात में रवि के झूठ की तायद करूं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी कि हरिचंद एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हुआ और फिर जहन्नम बासिल हो गया। इस दरमियान में इसके साथ क्या कुछ हुआ, मुझे इसके बारे में अपनी जुबान बंद रखनी थी। मैंने रवि की कहानी की तस्दीक करने का वादा कर लिया। वो रवि के जहन पर आखिरी बोझ था। इससे निजात मिलते ही इसे यक बेयक एहसास हुआ कि इसकी गुज़श्ता शामें रूखी फीकी और बेजान गुजर रही थी। इसने चंद दोस्तों को फोन किए और अजरदा खातर मारवती को अपने मरे हुए मामूजाद भाई का सोग मनाने के लिए घर में छोड़कर निकल खड़ा हुआ। वो जल्द अज जल्द और हर कीमत पर अपनी बेफिक्रे दोस्तों के साथ मिल बैठने के लिए बेचैन था। रवि और इसके सारे दोस्त बेराह रवि में मुब्तला थे। इनकी महफिलों में शराब के दौर चलते थे। शहर की दिलरुबा और बदनाम लड़कियां इन महफिलों के मखमूर शुरका को अपने नाजो अंदाज से मशहूर करके इनकी जेबें खाली कराती थीं। शहर के बिगड़े हुए रईस ज़ादे न सिर्फ इन पर पैसा लुटाते थे बल्कि जुए में भी दिल खोल कर हिस्सा लेते थे। रवि ने इस शाम दिल खोल कर अपनी चंद रोज की महरूमियों का हिसाब चुकाया और रात का अंधेरा गहरा होने से पहले वो इस शाम की सारी रंगीनियां अपने दामन में समेटकर आसूदा हो चुका था। इसके मैदे में अल्कोहल की खासी मिकदार पहुंच चुकी थी, मगर वो बुला नोश था। चढ़ते हुए खून की गर्मी शराब के तेज नशे को इसके हवास पर असरअंदाज नहीं होने देती थी। अपनी तशना आरजुओं की तकमील के बाद इसे ध्यान आया कि वो इस शाम इसकी बीवी अपने मामूजाद की मौत पर सोगवार बैठी थी और इसे इसकी दिलजोई के लिए जल्द ही घर का रुख करना चाहिए था। वो अपने मामूल के बरअक्स इस महफिल से जल्द ही उठ गया। रवि इस शाम की हसीन यादों के बारे में सोचता हुआ ओल्ड क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में वाक़या अपने घर पहुंचा तो फाटक से गाड़ी अंदर ले जाते हुए ही इसे अंदाजा हो गया कि घर का माहौल साजगार नहीं था। रोशन बरामदे में इसका बड़ा भाई खराब तेवरों के साथ इसका मुंतजर था। वो शायद रवि की गाड़ी का हारन सुनकर बरामदे में आया था और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे इसका मुंतजर था। इसकी तेजी से फूलती और पिचकती हुई तोन से जाहिर हो रहा था कि वो गुस्से की शिद्दत से हाँप रहा था। रवि का माथा ठनक गया। इसने जगदीश को इतने बिगड़े हुए मूड में कम ही देखा था। स्वागतमंदाना अंदाज में सर झुकाकर अपनी गाड़ी से उतरा और ड्राइंग रूम के सामने बरामदे में खड़े हुए जगदीश को नजरअंदाज करके बगली रास्ते की तरफ बढ़ा, लेकिन जगदीश की कहरबार आवाज ने इसे अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। जी भैया जी, इसने पलटकर अदब और खुलूस से कहा और अपने बड़े भाई की तरफ हो लिया। जगदीश ने इसे अपनी तरफ आते देखा तो इसके करीब पहुंचने का इंतजार किए बगैर मुड़कर ड्राइंग रूम के खुले हुए दरवाजे की तरफ चल दिया। इस वक्त इसकी चाल डाल तक से बरहमी का इजहार हो रहा था। रवि मोहन अपने बड़े भाई के रवैये से डरा सहमा इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी मोटी और बदशक्ल बावज पहले से ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और इसका चेहरा सोता हुआ था। रवि ने वो मंजर देखा तो इसका सारा नशा हरन हो गया। दोस्तों के साथ गुजारे हुए पुरतयश वक्त का एहसास जहन के किसी बाईद तरीन गोशे में तय नशीन हो गया। इसके दिमाग पर सिर्फ बाया जी और इसकी बीवी का तसल्लुत बाकी रह गया। बाया जी क्या हो गया, खैरियत तो है? रवि ने फंसी फंसी आवाज में पूछा। जगदीश बढ़ते बढ़ते अचानक रुककर रवि की तरफ पलट पड़ा। रवि रुकते रुकते भी अपनी बड़े भाई के रूबरू जा पहुंचा। पूछता है क्या हुआ? जगदीश आंखें निकालकर दबी दबी आवाज में गुर्राया। ये पूछ के आज क्या नहीं हुआ? रवि कुछ न समझ सका। इसकी इस्तफसार तलब निगाहें अपनी बेडोल बावज के हरासा चेहरे की तरफ उठ गईं। वहां खौफ
तशवीश और बेयकीनी के सिवा कुछ भी नहीं था। रवि के वजूद में उतरती हुई सवालिया निगाहों के जवाब में वो बेबसी से नफी में अपना सर हिलाकर रह गई। रवि को ये अंदाजा लगाने में जरा भी दुश्वारी पेश न आई कि वो बेचारी अपने शोहर की बरहमी पर खुद परेशान थी। घर में पाई जाने वाली कशीदगी का जो भी सबब था वो सिर्फ और सिर्फ बाया जी के इल्म में था। वो रवि के साथ जिस अंदाज में पेश आया था, इससे ये जरूर जाहिर हो रहा था कि इस गड़बड़ में कहीं न कहीं और कुछ न कुछ मारवती का भी हिस्सा था। वो बाया जी की खोपड़ी में भरे हुए बुस में चिंगारी डालकर खुद कहीं गायब थी। बाया जी, मैं अभी अभी तुम्हारे सामने बाहर से आया हूँ, रवि ने लजलजाई हुई आवाज में कहा। मुझे कैसे इल्म हो सकता है कि यहाँ क्या हुआ है? तुम बताओगे तो मालूम होगा कि यहाँ क्या हुआ है। बाया जी ने गुस्से में इसके सीने पर दोहत्थर मारकर इसे पीछे हट जाने पर मजबूर कर दिया और दबी दबी गुर्राती हुई आवाज में बोला, मुझसे दूर रहकर बात कर। तेरे मुंह से शराब की बू आ रही है, हर वक्त नशे में धुत रहता है। तू जानता है कि तेरी बीवी के क्या करतूत हैं? रवि को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। इसका अंदेशा दुरुस्त साबित हो रहा था। बाया जी की जुबान पर आखिरकार मारवती का नाम आ ही गया। इसने नीम मुर्दा आवाज में पूछा, क्या आज फिर मारवती ने किसी के साथ बदतमीजी की है? बदतमीजी? जगदीश की आवाज गुस्सीली और तहकीर अमेज मगर नीची थी। तेरी जोरू ने हम सब के मुंह काले कर दिए, हमारे पुरखों की हड्डियों पर पेशाब कर दिया और तू इसकी बदतमीजी के बारे में पूछ रहा है। इस बार बाया जी के आयद किए हुए इल्जामात संगीन थे। इसके अल्फाज हद तक आमेज थे। रवि से न रहा गया। इसने अपने बड़े भाई की बात काट कर दरमियान में पूछा, कुछ बताओगे या यूं ही पहेलियां बुझवाते रहोगे? हमारी इज्जत खाक में मिल गई, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। परते जज्बात से बाया जी की आवाज रुंधने लगी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मैं अंगारों पर लौट रहा हूँ। मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं अपनी जिल्लत और रसवाई की कहानी खुद दोहरा सकूं। ले पढ़ ले इसमें जो कुछ लिखा है। जाकर मारवती से पूछ के इसमें कोई बात झूठ तो नहीं है। इसने ये बातें खुद मुझे बताई हैं, वो तुझसे भी इनकार नहीं करेगी। अगर तू मोहन राम का नुतफा है, तुझे अपने बड़ों की इज्जत का जरा सा भी पास है तो जा और जाकर इस गश्ती को गोली मार दे। वो अंदर से वाकई खोल रहा था। बोलते हुए इसके दाने के गोशे पर हल्का सा कफ आ गया था। इसने अपनी जेब से तय किया हुआ एक कागज निकाल कर एक झटके से रवि की तरफ बढ़ा दिया। जगदीश की बातें मुबहम थीं, लेकिन इनमें पोशीदा मफहूम बहुत वाज़ेह था। रवि ने अपने बड़े भाई के हाथ से तय किया हुआ कागज लिया तो खुद अपने हाथों की लर्दिश पर काबू न रख सका। इस कागज पर जगदीश की शिकस्ता तहरीर में मारवती के इंतकाम की होशरुबा कहानी नक्श थी। इसने अपने जेठ की बदजुबानी का अमली इंतकाम तो इसी वक्त ले लिया था जब इसने कृष्ण कुमार की निशानदही के बदले में मुझे एक होटल के खलवत में खुद से मिलने पर मजबूर कर दिया था। मगर इसका वो इंतकाम अधूरा था। जगदीश के फरिश्तों को भी इल्म न हो सका था कि हसीनो जमील मारवती रात के अंधेरे में अपने घर से फरार होकर कहां गई थी और किसको अपनी दरिया दिली से फैज याब करने के बाद वापस लौटी थी। इसने रवि के घर से चले जाने के बाद इंटरकॉम पर जगदीश को वो सब सुनाकर अपना इंतकाम मुकम्मल कर लिया था। जगदीश वाकई अंगारों पर लौट रहा था और मारवती शायद बेफिक्री से ऊपर वाली मंजिल पर आराम कर रही थी। जगदीश की तहरीर में सब कुछ वही था जो मारवती के तय किए हुए मंसूबे के तहत रूनुमा हुआ था, बस इसमें किसी का नाम नहीं था। मारवती ने अपने भाई से सिर्फ एक मुसलमान का जिक्र किया था। रवि को वो सब पढ़ते हुए अपनी निगाहों के सामने घटते बढ़ते हुए दायरे चकराते हुए नजर आने लगे। इसे यकीन नहीं था कि जगदीश ने मारवती की सुनाई हुई कहानी कलम बंद की थी। मारवती इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी, वो ऐसी हो ही नहीं सकती थी। रवि ने तहरीर पढ़ने के बाद कागज को पुर्जों में तब्दील कर दिया। इसकी बावज ने मुस्तरबाना अंदाज में अपनी जगह छोड़ दी। इस वक्त तक बाया जी की बीवी को कुछ मालूम नहीं था कि इसके शौहर के इश्तियाल का क्या सबब है। जगदीश ने जिन तारफी कलमात के साथ अपना लिखा हुआ पर्चा रवि को दिया था, इनकी बिना पर इसके दिल में तजस्सुस पैदा होना एक फितरी अमर था। वो एक औरत थी और ये जानना चाहती थी कि इसके शौहर ने मारवती के बारे में क्या कुछ लिखा था। रवि वो फजा में हाथ
लहराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? कागज मत फाड़ो। भाभी ये कागज नहीं, गंदी गाली है जो बाया जी ने मारवती को दी है। रवि की आवाज में यक लख्त तलखी औद कर आई, शायद इसलिए कि इस बार वो अपने आमर भाई से नहीं बल्कि इसकी बीवी से मुखातब था। गंदी गाली। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लहजे में तजस्सुस बढ़ गया। ये गाली नहीं, सच और सिर्फ सच है। जगदीश ने दुरुस्त मगर धीमी आवाज में कहा, मेरी बात का यकीन न हो तो ऊपर जा और अपनी चहेती से पूछ। इस बेगैरत ने मजे ले लेकर सारी बातें मुझे बताई हैं। रवि ने अपने फाड़े हुए कागज के पुर्जे कालीन या फर्श पर बिखेरने की बजाय अपनी जेब में डालते हुए जवाब दिया, मैं जब तक मारवती से बात न कर लूं मैं किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक घर और एक ही छत के नीचे रहते हुए हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी कदूरतें परवान चढ़ रही हैं। वो तीनों आपस में उलझ रहे थे, इल्जाम तराशियां कर रहे थे और बहस कर रहे थे, मगर इनकी आवाजें धीमी थी। तीनों को एहसास था कि मामला इनके घराने की इज्जत का था। बात निकलकर मुलाजमों के कानों में पड़ जाती तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। रवि, तो तू 2 टके की औरत के लिए मेरे मुंह आ रहा है। जगदीश का वो फिक्रा अधूरा रह गया। रवि ने तड़प कर इसकी बात काट दी। वो 2 टके की औरत नहीं, मेरी बीवी है। बाया जी मेरे मुंह न लग। जगदीश अपनी मुठ्ठियां बेचकर और दांत पीस कर नीची मगर तेज आवाज में बोला, जाकर इसे पूछ ले कि मैंने कितना झूठ लिखा है। 15 मिनट में तो तूने इसे गोली ना मारी तो फिर वो होगा जो तेरे तस्वर में भी नहीं आ सकता। मैं बिला वजह इसका खून अपने सर नहीं लूंगा। रवि का लहजा फैसला कुन हो गया। अव्वल तो ये सब झूठ है, अगर ये सच है तब भी हरिचंद की तरह मारवती का अंजाम इसका पीछा करेगा। मैंने पिछले दिन बहुत खौफ और दहशत में गुजारे हैं। मुझे आजादी की जिंदगी की कदरों कीमत का सही अंदाजा हो चुका है। मैं जज्बात के रेले में आकर कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे भी तो कुछ बताओ कि इस चुड़ैल ने क्या किया है। जगदीश की बीवी ने करीब आकर अपने शोहर का बाजू झंझोड़ते हुए फरियाद की, मैं अपने हाथ से इसकी नाक चोटी काट लूंगी। अलग हट। जगदीश ने हकारत से अपनी बीवी को झिड़क कर दूर धकेल दिया। मारवती की बातों ने औरत जात पर से मेरा एतबार तहस नहस करके रख दिया है। तू कहीं की चौधरानी नहीं। बाया जी, रवि ने जिंदगी में पहली बार अपने भाई को कड़ी नजरों से घूरा और खौफनाक लहजे में कहा, तुमने मेरे कलेजे पर हाथ डाला है। आज इस घर में कुछ न कुछ होकर रहेगा। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। जगदीश ने इस पर आंखें निकाली। मैं तेरी तरह बुजदिल नहीं हूँ। घड़ी देख ले, अगर 15 मिनट में ऊपर से गोली चलने की आवाज ना आई तो तू जिंदगी भर सर पकड़ कर रोएगा। ये मेरा अटल फैसला है। रवि ने खूंखार नजरों से बाया जी की तरफ देखा और तेज कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। वो ऊपर पहुंचा तो मारवती हुरेरी लिबास पहने मुसहरी पर दराज थी। इसके गमगीन चेहरे और कदरे मुतवरम आंखों पर निगाह पड़ते ही रवि के दिल पर चोट सी लगी। वो अपने इकलौते मामूजाद भाई की नागहानी मौत के सदमे से निडाल थी और बाया जी इस पर इल्जाम तराशी कर रहे थे। वो जो कुछ सोचता हुआ ऊपर गया था वो सब इसके जहन से निकल गया। मारवती कोई अनाड़ी लड़की नहीं, एक जहांदीदा औरत थी। रवि की बदहवासी इसकी नजरों से पोशीदा न रह सकी और वो फुर्ती से उठकर बैठ गई। क्या बात है रवि, तुम कुछ उलझे उलझे और परेशान नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, दरअसल बाया जी के दिमाग पर कुछ संक सवार है। मारवती की मासूमाना हमदर्दी ने रवि को अंदर से बिल्कुल पिघलाकर रख दिया। इस बौखलाहट में से बाया जी के रुक्के में लिखा हुआ बस एक फिक्रा ही याद रह सका और इसने संभल कर मारवती से पूछा, बाया जी से मुसलमानों की 4 शादियों के बारे में तुम्हारी क्या बात हुई थी। मारवती के होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट तैर गई। मुझे पूरी बात याद नहीं, शायद बाया जी ने कुछ पूछा था। मैंने कह दिया कि मुसलमान 4 औरतों को खुश रख सकते हैं, इसलिए 4 शादियां करते हैं। दुनिया के बेहतरीन मर्द तो एक ही बीवी का बोझ डोडो कर गधे की तरह हाँपने लगते हैं। क्या इन्हें मेरी ये बात बुरी लग गई है? मैंने इन्हें तो कुछ नहीं कहा था। रवि इसके साथ ही मुसहरी पर बैठ गया और नासिहाना लहजे में बोला, तुम्हें मालूम है कि बाया जी तुमसे जलते हैं। अपने ऊपर बड़ापन सवार करके वो कुछ झुक्की भी हो गए हैं। इनसे
जरा सोच समझकर बात किया करो, ना जाने इन्हें कब बात बुरी लग जाए। आइंदा मैं और ज्यादा एहतियात करूंगी। मारवती ने प्यार से अपनी बाहें रवि के गले में डाल दी। वो निचली मंजिल पर अपने भाई के सामने था तो इसे वहाँ नफरत और हकारत का सामना करना पड़ा था। मारवती के पास इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इसके दिल ने ये गवारा न किया कि वो बाया जी के इल्जामात के बारे में मारवती पर कोई जिरा करके इसके ताजा जख्म पर नमक पाशी करे। वो अपने बड़े भाई की फितरत से वाकिफ था। इसे अंदाजा था कि वो बक जग कर खुद ठंडा पड़ जाएगा। जगदीश के जारहाना तीव्रों ने रवि के पेट में पड़ी हुई शराब के असरात को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया था। मारवती के प्यार ने इसे तहरीक दी और रवि ने बाया जी को भूल जाने में ही आफियत समझी। रवि को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि इस शाम बाया जी की अनाज सिर्फ मजरूह नहीं हुई थी, लहू लुहान होकर रह गई थी। खानदानी इज्जत, शराफत और वकार पर इसका गुमांड टूट गया था। मारवती इसकी लगाई हुई हर चोट को सुनार की चोट समझकर एक मुद्दत से सह रही थी। मौका मिलते ही इसने बाया जी पर लोहार वाली एक जबरदस्त जरब लगाई थी जिसने इसे अंदर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वक्त बहुत धीमे धीमे गैर महसूस अंदाज में सरकता रहा। रवि अपनी मारवती के साथ हंसता खेलता रहा। फिर अचानक जेरी मंजिल से गोली चलने का हौलनाक धमाका सुनाई दिया। इसी के साथ एक करबनाक चीख गूंजी। वो इस घर के लिए अजीब रात थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। रवि की नजरें बेइख्तियार दीवार गिर घड़ी की तरफ उठ गईं। इसे याद आया कि वो ठीक 15 मिनट पहले ऊपर आया था। इसके जहन में आंधी का सा एक बगोला उठा। पेट में इंठन होने लगी। इसकी निगाहों में बाया जी का मुश्तिल चेहरा मुजस्सम होने लगा। वो मारवती को छोड़कर अंधाधुंध जीनों की तरफ भागा। नीचे से इसकी बावज के बैन की करीहा आवाजों ने इसे हिलाकर रख दिया। वो कई कई जीने फलांगता हुआ बदहवासी के आलम में नीचे पहुंचा तो बाया जी की लाश कालीन पर चित पड़ी हुई थी। इसके दाहिने हाथ में पिस्तौल था। इसने अपनी कनपट्टी में गोली मारकर खुदकशी कर ली थी। जगदीश की बीवी जुनून के आलम में कभी अपने आप को और कभी अपने शौहर के बदन को नोच रही थी और सीना पीट पीट कर रोती और चीखती जा रही थी। वो दिल खोल कर रवि और मारवती को कोस रही थी। वो ऊपर गया तो वो मोटी और बद्दी औरत बाया जी की बीवी थी। 15 मिनट बाद नीचे आया तो वो बेवा हो चुकी थी। रवि ने इसे नजरअंदाज करके अपने भाई की नब्ज टटोली। दिल की धड़कन देखी और मायूस होकर उठ गया। बाया जी की आखिरी चीख ऐसी भयानक और दिलदोज थी कि घर में मौजूद हर फर्द वहां पहुंच चुका था। इन्हीं के दरमियान मारवती भी थी जो अपने चेहरे से सबसे ज्यादा सोगवार और गमगीन नजर आ रही थी। इसने अपने बारीक लिबास पर एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली थी। रवि के नजदीक इस बेचारी का गम दोहरा था। पिछली रात वो अपने मामूजाद भाई की मौत का सदमा झेल चुकी थी और दिन पूरा होने से पहले इसका जेठ अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुका था। एक दिन में अपने 2 प्यारों से महरूमी किसी के लिए भी जान गुसल हो सकती थी। घर में गोली चली थी और बाया जी ने वाज़े तौर पर खुदकशी की थी। रवि की नजरों में पुलिस वालों की वर्दियां और हथकड़ियां घूमने लगी। इसे खौफ था कि वाकये की तफ्तीश के लिए पुलिस मोहन हाउस पहुंचेगी तो वो जरूर किसी नई मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। फरार का नतीजा वो पिछले चंद दिनों में भुगत चुका था। पनाह के लिए इसके पास हमारे सिवा कोई राह नहीं थी। वो सब को छोड़ छाड़ कर बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर इसने हमारे घर का नंबर मिलाया। वो अजहर या मजहर से बात करने का ख्वाह था मगर वहाँ सिर्फ सुल्तान शाह था। इसने सुल्तान शाह को कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया। सुल्तान शाह की तरफ से पैगाम मिलने के बाद मैंने इससे राब्ता किया तो वो फूट पड़ा और रुके बगैर बहुत कुछ बताता चला गया। जो रह गया था वो मैंने मोहन हाउस पहुंचने के बाद इसकी जुबान से सुन लिया। वो मुझसे लान पर बातें करता रहा। अव्वल खान पहुंचा तो वो हम दोनों को अपने साथ ऊपर वाली मंजिल पर ले गया। रवि इस वक्त भी मुसर था कि इसके भाई की इल्जाम तराशी के बारे में मारवती से कोई बात न की जाए। मजहर जी तुम खुद गवाह हो गए। इस रोज मारवती मेरी माफी के बारे में तुमसे मिलने और बातें तय करने के लिए होटल गई थी। रवि बहुत जज्बाती अंदाज में मुझसे कह रहा था। बाया जी को सर पैर का कुछ इल्म नहीं था। बस इन्होंने मारवती पर इल्जाम लगा दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।